हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। यह जो पार्ट है एक्चुअली क्लास 10th का है। किसका है? क्लास 10th का यह पार्ट है, यानी पार्ट 1 है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, यानी यह चैप्टर है। एक्चुअली इससे लगभग सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो उतना नहीं आता है, परंतु ऑब्जेक्टिव लगभग 5 या 6 नंबर एकदम आम बात है, एकदम आना ही आना होता है। तो अभी सब्जेक्टिव के रूप में जो है थोड़ा मतलब ये परिभाषा नहीं पूछेगा, उसमें पूछेगा केवल ऑब्जेक्टिव के टाइप में, मतलब उसको मतलब जानने के लिए 5 से 6 नंबर जानने के लिए आपको ये पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। प्लीज़ बिना स्किप किए आप ये वीडियो देखिएगा। तो मैं हूँ शहबाज, आप देख रहे हैं शहबाज स्टडी सेंटर। ये चूँकि मेरा नया चैनल है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अब देखते हैं हम अपनी टॉपिक की ओर, यानी विषय वस्तु। तो अब देखते हैं हमारा चैप्टर, यानी हेडिंग है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। तो अभी हम जानते हैं रासायनिक अभिक्रिया एक्चुअली होता क्या है। रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया एक्चुअली होते क्या है, यही हम जानेंगे अभी फिलहाल। तो रासायनिक अभिक्रिया जो है, एक्चुअली जो रासायनिक अभिक्रिया होता है, रासायनिक जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर, मान लीजिए मेरा ये मान लीजिए H अब 2 + O, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, क्या करते हैं? तो एक या एक से नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारा H2 जो है पहला पदार्थ हुआ, जो हमारा क्या हुआ, पहला पदार्थ फर्स्ट, और ये जो O है हमारा वह सेकेंड हुआ, यानी दूसरा हुआ 2H2 सेकेंड। ठीक है, अब देखते हैं हम क्या देखेंगे। जो हमारा प्राप्त होगा, या एक वो प्राप्त हुई चाहे एक से अधिक प्राप्त होगा, यही होगा ना प्राप्त। और यानी परिभाषा के अनुसार तो हमारा क्या प्राप्त हुआ, H2O। यह चूंकि हमारा जो है क्या प्राप्त हो गया, तो मतलब एक वस्तु प्राप्त हुआ, यानी यौगिक प्राप्त हुआ। तो ठीक है, यह हुआ हमारा रासायनिक अभिक्रिया। अब यहाँ पर देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया का जो फर्स्ट टॉपिक है, यानी रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता क्या होती है। तो रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता, एक्चुअली मेरा उद्देश्य रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप समझें, न कि रटे। ठीक है, इसलिए मैं परिभाषा नहीं लिख रहा हूँ, ताकि एक्चुअली एग्जाम में परिभाषा नहीं आएगा। ठीक है, केवल ऑब्जेक्टिव आएगा, और कभी कभी मतलब आएगा तो यही सब ऑब्जेक्टिव आएगा। तो इसलिए मैं मतलब एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहता हूँ कि आप कम से कम ऑब्जेक्टिव को एकदम आराम से कैच कर पाएँ। तो अब देखते हैं यानी इसकी विशेषता। तो इसकी विशेषता जानने से पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए मेरा एक फैक्ट्री है, मान लीजिए आप फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री में मान लीजिए ईटा बन रहा है। क्या बन रहा है? ईटा। तो ईटा बनाने के लिए हमको क्या चाहिए होता है? आग। ठीक है, तो ईटा बनाने के लिए हमको क्या पड़ता है? तो वर्कर, यानी काम करने वाले की ज़रूरत होती है। किसकी ज़रूरत होती है? तो काम करने वाले की ज़रूरत होती है। और वो जो काम करेंगे तो कुछ ना कुछ तो काम करेंगे, और काम करने के बाद उससे कुछ ना कुछ बनेगा। मान लीजिए मिट्टी से उन्होंने ईटा बनाया, तो यहाँ हमारा कुछ ना कुछ अवशेष बचेगा। पहला इसका जो है यानी विशेषता, यानी यहाँ पे इसको लिखने का कुछ नियम यानी रूल होता है, यानी फुल में फुल मार्क्स लेने का। तो आप लिखेंगे रासायनिक अभिक्रिया की निम्नलिखित विशेषता है। क्या है? रासायनिक अभिक्रिया की निम्नलिखित विशेषता है। ये निम्नलिखित विशेषता है। एक्चुअली निम्नलिखित विशेषता है, तो वर्कर जो काम करेंगे तो कुछ ना कुछ अवक्षेप निकलेगा। तो हमारे यहाँ पे क्या हुआ? अवक्षेप का बनना। अवक्षेप का बनना। दूसरा देखिए, तो जब ये वर्कर जो है, वर्कर मानी सुबह सुबह जब ये मान लीजिए 8 बजे काम करने जाएंगे सुबह में, तो जब वो घर से या फिर रूम से जाएंगे तो एकदम कूल होकर जाएंगे, कूल एकदम ठंडा ठंडा। और जब वो मतलब काम करने लगेंगे तो उनको एकदम पसीना पसीना एकदम भींग जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा किसके कारण पसीना भींग रहा है? तो तापमान बढ़ने के कारण। तो यहाँ पे जो होगा तापमान परिवर्तन, तापक्रम लिख लीजिए शॉर्ट
तापक्रम यानी ताप परिवर्तन के कारण होता है, ठीक है। इत्यादि आप चाहे तो डाल सकते हैं। सब से एक नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, एक नंबर का क्वेश्चन है, यानी ऑब्जेक्टिव में पूछेगा ये सब। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रासायनिक समीकरण और इसके नियम, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे रासायनिक समीकरण और नियम, यानी रासायनिक समीकरण जो एक्चुअली हमारे पाठ का ही नाम है। किसका नाम है? देखिए यहाँ पे रासायनिक समीकरण दिया हुआ है। तो हमारा जो है रासायनिक समीकरण, तो रासायनिक समीकरण जो है ना यह कुछ ज़्यादा नहीं होता है। इसकी परिभाषा बहुत लंबा चौड़ा है, तो एक्चुअली हमको परिभाषा ध्यान नहीं देना है मगर उतना नहीं। तो रासायनिक समीकरण वह होता है जो किसी भी पदार्थ के, यानी पदार्थ के संकेतों एवं उसके सूक्ष्मतम भागों से उसको प्रदर्शित कर दिया जाता है। मान लीजिए हमको एक अभिक्रिया लिखना है। क्या लिखना है? अभिक्रिया, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रिएक्शन। क्या बोलते हैं? रिएक्शन। मान लीजिए हमको ये लिखना है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बनते हैं? जल। तो हमको जब पता नहीं रहेगा, यानी मान लीजिए हमको रासायनिक समीकरण के बारे में पता नहीं है, क्या है, तो हमको रासायनिक समीकरण के बारे में पता नहीं है, तो हम ऐसे नहीं लिखेंगे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, तब तीर देंगे यहाँ पे और देखेंगे जल, लिखेंगे ना। तब जब हम रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़ लेंगे, तो रासायनिक समीकरण जो यही कहता है कि उसको, यानी सभी पदार्थों को यानी सूक्ष्म यानी संकेतों के माध्यम से लिखिए, या उसके अणु सूत्र में लिखिए। किसके रूप में लिखिए? तो अणु सूत्र में। यानी देखिए हमको इसका हाइड्रोजन का अणु सूत्र क्या होता है? तो H होता है, और प्लस है प्लस, और ऑक्सीजन का यानी O होता है अणु सूत्र, और जल का हमारा क्या जो बना हुआ हमारा H2O, ठीक है। तो एक्चुअली मैं बता दूं कि रासायनिक समीकरण के माध्यम से जो है, यानी जो रासायनिक समीकरण जो है, यहीं से हमारा रासायनिक समीकरण के चलते जो है हमारी पेज बचेगा, समय बचेगा, बहुत चीज़ बचता है, इसलिए इसका यूज किया जाता है। अब जो है रासायनिक समीकरण के नियम क्या है? तो इसके नियम यहाँ पे भी वही होगा, यानी रासायनिक समीकरण के निम्नलिखित नियम है। रासायनिक समीकरण के निम्नलिखित नियम है, यानी निम्न, शॉर्ट में कर दे रहे हैं, निम्न नियम है, ठीक है। तो जो हमारा नियम जो है ना, नियम हमारे यहीं से निकल के, यानी इस एग्जाम्पल से निकल के आएगा। क्या आएगा? तो हमारे एग्जाम्पल से निकल के आएगा। तो ये जो हमारा इस यानी तीर चिन्ह के बाएं ओर, देखिए पहला जो नियम होगा इसका, ये तीर चिन्ह की बाएं ओर, यानी बायां और ये दाएं। बायां कहने के मतलब ये मेरा लेफ्ट हैंड, कौन हाथ? लेफ्ट हैंड, ठीक है। यानी बाएं ओर जो स्थित होता है, यानी उपस्थित होता है, उसे क्या बोलते हैं? अभिकारक बोलते हैं, ठीक है, उसको हम अभिकारक बोलते हैं। यही हुआ हमारा पहला नियम। और जो इसके अंदर दाहिना ओर होता है, यानी जो हमारा ये दाएं ओर है, इसको हम प्रतिफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और ये जो दाएं ओर स्थित है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रतिफल। देखिए लिख दे रहे हैं प्रतिफल, और ये हुआ हमारा अभिकारक। अब दूसरा जो नियम है हमारा, दूसरा नियम है ना कि अभिकारक एवं प्रतिफलों के बीच तीर चिन्ह का यूज किया जाता है। क्या किया जाता है? तो अभिकारक और प्रतिफल के बीच तीर चिन्ह का यूज किया जाता है। क्या किया जाता है? प्रतिफल के बीच जो है तीर चिन्ह का यूज किया जाता है। यही हमारा नियम था, ठीक है। अब देखते हैं संतुलित और असंतुलित समीकरण। तो चूंकि वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट यानी टॉपिक है, तो इसको एकदम हम डील करेंगे एकदम जीरो लेवल से, एकदम इसको हम जीरो लेवल से मतलब डील करेंगे। देखिए संतुलित और असंतुलित समीकरण, तो यानी यहाँ से हमको क्या पता चल रहा है कि समीकरण के दो पार्ट हुए, संतुलित समीकरण, असंतुलित समीकरण। एक्चुअली देखते हैं हम संतुलित समीकरण। पहले हम संतुलित समीकरण देख ले रहे हैं, और जो है फिर लास्ट में हम देख लेंगे असंतुलित समीकरण। तो संतुलित समीकरण कहने का मतलब क्या है
कि मतलब देखिए संतुलित समीकरण की परिभाषा पहले सुन लीजिए। संतुलित समीकरण वह समीकरण है जो, यानी तीर चिन्ह है ना मेरा, ये तीर चिन्ह है, तीर चिन्ह के दोनों ओर यानी इधर भी यानी अभिकारक और प्रतिफलों के परमाणु तत्वों के परमाणु संख्या समान होती है। यानी तीर चिन्ह के दोनों ओर जो तत्व है ना, तत्व उसके परमाणुओं की संख्या समान होगी, तो उसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण संतुलित समीकरण कहते हैं। अगर तीर चिन्ह की दोनों ओर तत्वों की परमाणु संख्या अगर समान नहीं हो, यानी समान नहीं हो, तो उसे हम बोलते हैं असंतुलित समीकरण। तो अब हम देखते हैं संतुलित समीकरण के बारे में। चूंकि संतुलित समीकरण के बारे में परिभाषा तो आएगा नहीं मुझको जहाँ तक उम्मीद है, तो आएगा जो है वह एग्जाम्पल आएगा। क्या है, तो इससे परिभाषा भी याद रखना जरूरी होता है, ठीक है, तभी एग्जाम्पल को थोड़ा अच्छी तरह से डील कर पाइएगा। देखिए संतुलित समीकरण का हम एग्जाम्पल देखते हैं। संतुलित समीकरण क्या बोलता है, यानी इसका क्या परिभाषा है, तो तीर के दोनों ओर तत्व है, यानी अभिकारक एवं प्रतिफल के जो तत्व है उनके परमाणुओं की संख्या समान होती है। क्या होती है, तो संख्या समान होती है। तो हम देखते हैं H + O और लिखेंगे H2O। ये जो हमारा क्या है, यह हाइड्रोजन है। क्या है, यह हाइड्रोजन है, HYDRO हाइड्रोजन है, शॉर्ट फॉर्म लिख दे रहे हैं। और ये हमारा ऑक्सीजन है, OXI, ठीक है। तो हमारा देखिए इसको हमको क्या करना है, संतुलित करना है। क्या करना है, तो संतुलित, यानी जिसको संतुलित हिंदी में बैलेंस बोलते हैं, ठीक है। हम इसको पहले हम इसको क्या मानेंगे, लेफ्ट हैंड मान लेंगे। क्या मान लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। और इसको मान लेंगे RHS यानी राइट हैंड साइड। तो हमारा देखिए यहाँ पे पहले H लिख लेंगे, फिर हमारा O है O लिख लेंगे बराबर के चिन्ह, और हमारा क्या यहाँ पे H है H और O है O, ठीक है। अब देखेंगे इस प्रकार कर देंगे तो ठीक है। H का वैल्यू जो इसमें कितना है, हमारा 1 है। कितना है, 1। और O का कितना है, 1। और यहाँ पे H कितना है हमारा, ये तो 2 है। और O के परमाणु संख्या कितनी है, यानी O जो है हमारा ये तत्व है और इसके परमाणुओं की संख्या हम गिन रहे हैं। क्या कर रहे हैं, तो परमाणु संख्या देखिए, इधर H की वैल्यू 2 है और इधर 1 है। ये एक एक है, ये मानी बराबर है। यहाँ पे हम 2 से जब गुणा कर देंगे तो हमारा क्या प्राप्त होगा, H = 2 प्राप्त होगा। तो यहाँ पे हम जब 2 रख देंगे, यहाँ पे देखिए हमारा जो संतुलित समीकरण आएगा वह क्या होगा, 2H + O तीर H2O। तो आप चाहे तो इस 2H को आप H2 के रूप में भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, O और H2O, ठीक है। तो आप चाहे तो इस प्रकार भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, यानी उदाहरण Fe + CuSO4। यहाँ पे हम देख ले रहे हैं FeCuSO4, चूँकि यह थोड़ा लंबा हो जाएगा इसलिए हम थोड़ा शॉर्ट कर दे रहे हैं। देखिए H + Cl और हम लिख ले रहे हैं HCl, ठीक है। हम यहाँ पे 2 कर दे रहे हैं। देखिए हमारा जो इसको भी हम क्या करेंगे, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड मानेंगे, फिर हम इसको क्या मानेंगे, राइट हैंड साइड मानेंगे। तो चूँकि हम यहाँ पे H = कर देंगे, फिर Cl कर देंगे, ठीक है। तो H का वैल्यू हमारा यानी H जो है हमारा पे क्या है, हमारा यहाँ पे यह जो वह तत्व है। क्या है, तत्व है। हम इसके परमाणुओं की संख्या गिन रहे हैं। किसके गिन रहे हैं, तो परमाणुओं की संख्या। तो हमारा परमाणु संख्या कितना है, कुछ नहीं है, यानी आगे 1 छुपा रहता है। तो ये हमारा कितना हुआ, 1। और क्लोरीन के आगे भी कुछ नहीं है, तो इसके आगे भी क्या छुपा रहेगा, 1। तो हम यहाँ पे भी 1 लिख लेंगे। और इसको हमारा ये है हमारा RHS, तो हम इसको HCl। यह जो 2 है, 2 यह दोनों में गुणा है, यानी यह दोनों में गुणा है, तो इसको हम इस प्रकार डिनोट कर देंगे, ठीक है। यानी जो हमारा 2 है, 2 यह हमारा दोनों में गुणा है। तो ये हमारा कितना है, यह H। इसको चाहे अलग अलग जब आप लिखेगा अलग अलग, देखिए कैसे होगा। यह होगा H2 एंड ये होगा Cl2। इसको कॉमन कर दिया जाएगा तो 2HCl होगा, ठीक है। तो वही रूल यहाँ पे फॉलो हुआ है। देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हमारा H2 प्राप्त होगा, तो यहाँ पे हम 2 से गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे, 2 से गुणा। और Cl भी हमारा 2 है, तो Cl में भी 2 से गुणा कर देंगे। तो जो हमारा संतुलित प्राप्त होगा, यानी संतुलित अभिक्रिया, तो उसको हम लिख लेंगे। क्या करेंगे, लिख लेंगे।
देखिए क्या प्राप्त हुआ, हमने Cl को 2 से गुणा किया, H से भी 2 को, तो हमारा हुआ H2 प्लस Cl2 इक्वल टू नहीं, यहाँ पे एरो का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? एरो का यूज किया जाता है। देखिए अब देखते हैं यहाँ पे 2HCl एक्चुअली दिया है किसमें, तो क्वेश्चन में। ये हुआ हमारा संतुलित समीकरण। मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि आपको संतुलित करना समीकरण आ गया होगा, ठीक है। तो हमारा असंतुलित समीकरण देख लीजिए एक बार, थोड़ा सा उसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। यह हमारा संतुलित समीकरण है और यह असंतुलित। तो असंतुलित एकदम सिंपल है। असंतुलित क्या है? सिंपल है। जिसमें तत्वों में यानी तत्व या यौगिक के दोनों ओर यानी तीर के दोनों ओर परमाणु संख्या समान न हो तो उसे हम असंतुलित समीकरण कहते हैं, ठीक है। देख लीजिए H प्लस Cl2 इक्वल टू HCl। HCl आपको लग रहा है कि समान होगा क्योंकि H तो मिल रहा है, खाली Cl नहीं मिल रहा है। देखिए इसको हम लिख के देख लीजिए, LHS RHS। तो H के इक्वल टू हमारा कितना है? 1 है, और Cl इक्वल टू 2 है हमारा। देखिए यहाँ पे भी H इक्वल टू 1 है, तो 1 तो मैच कर रहा है, परंतु Cl इक्वल टू 1 है यहाँ पे और यहाँ पे 2 है। तो यह जो होगा हमारा ये असंतुलित समीकरण है। क्या है? असंतुलित समीकरण है, ठीक है। अब देखते हैं मुख्य, जो इसमें मुख्य क्वेश्चन यानी इस पाठ में जो मुख्य क्वेश्चन आता है वह जो अभिक्रिया से आता है, जिसको हम नाम इंग्लिश में बोलते हैं रिएक्शन। क्या बोलते हैं? रिएक्शन। देखिए हमारे यहाँ से अभिक्रिया चालू होगा, तो अब देखते हैं यहाँ पे हम रिएक्शन, इंग्लिश में बोलते हैं रिएक्शन और हिंदी में अभिक्रिया। तो पहला है हमारा प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। क्या है? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। यह है हमारा प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। एक्चुअली प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है? एकदम सिंपली वैसी अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में हो। क्या हो? वह प्रकाश की उपस्थिति में हो। ये वीडियो बन रहा है प्रकाश की उपस्थिति में हो रहा है, परंतु यह अभिक्रिया नहीं है, ठीक है ना। देखिए प्रकाश की उपस्थिति में हो रहा हो, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एकदम तुरंत बहुत मज़ा आएगा देखने में। देखिए एग्जाम्पल हम ले रहे हैं H प्लस Cl, यहाँ पे आप चाहे तो और इसके ऊपर लिख दीजिएगा प्रकाश। एरो पर क्या लिख देंगे हम? प्रकाश। जो हमारा बनेगा वह क्या होगा? HCl। यहाँ पे हम 2 लगा देंगे और यहाँ पे भी 2। तो यहाँ पे जो 2 लगा दिए तो हमारा Cl भी कितना हो गया? 2। तो यहाँ पर भी हमको 2 लगाना पड़ेगा, यानी संतुलित कर दिए, ठीक है। तो हमारा क्या हुआ? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। दूसरा देखते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। क्या है? अपोजिट का मतलब होता है उल्टा। देख लेते हैं एक बार में ही दोनों। ऊष्माक्षेपी, ठीक है। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होता है एक्चुअली? तो ऊष्माक्षेपी और देखिए दूसरा है हमारा ऊष्माशोषी। क्या है? ऊष्माशोषी। इस देखिए इस लास्ट वाला वर्ड को देखिए, ऊष्मा को भुला जाइए, यानी ऊष्मा का भी तो यूज है मगर यहाँ पे क्षेपी जुड़ा हुआ है और यहाँ पे शोषी जुड़ा हुआ है। तो ऊष्माशोषी का मतलब होता है अंदर यानी ग्रहण करना, और क्षेपी का मतलब होता है बाहर निकालना यानी बाहर या त्याग करना। इसका जो परिभाषा होता है वह होता है वैसी अभिक्रिया जिसमें जो ऊष्मा है, जो हमारा ये ऊष्मा है तीर चिन्ह के बाद हो, यानी ये हमारा एरो है ना, ये एरो इसके बाद आए ऊष्मा, तो उसे हम क्या बोलते हैं? ऊष्माक्षेपी। और ऊष्माशोषी जो है वैसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा तीर चिन्ह से पहले आए। क्या है? ऊष्मा एवं प्रकाश चाहे कुछ भी हो वह तीर चिन्ह से पहले आए। मान लीजिए यहाँ पे कोई भी रिएक्शन कीजिए, कोई भी एग्जाम्पल स्वरूप यहाँ पे देखिए ना H2Cl2, हाँ देखिए C प्लस O2 क्या हुआ? O2 और एरो CO2 बनेगा, तो हमारा क्या हुआ? यहाँ पे प्लस में ऊष्मा जुट जाएगा। क्या होगा? तो ऊष्मा जुट जाएगा, ठीक है। और ऊष्माशोषी जो इसका जस्ट अपोजिट होता है, यानी इसमें ऊष्मा जो है तीर चिन्ह के पहले ही आ जाएगा। क्या आ जाएगा? तो ऊष्मा जो इसमें तीर चिन्ह के पहले ही आ जाएगा। देखिए C प्लस O2 और प्लस ऊष्मा और प्लस में
CO2 प्लस नहीं एरो होगा CO2, ठीक है। ये हुआ हमारा ऊष्माक्षेपी यानी ऊष्माशोषी एंड ऊष्माक्षेपी यही था, और ये हुआ हमारा पूरा खत्म। एग्जाम्पल देखिएगा, मतलब एग्जाम्पल से समझना चाहिए, एकदम कोई खास या हार्ड चीज़ नहीं है, एकदम सिंपल से भी सिंपल है। आपको पता हो रहा है, देख के पता चल रहा है कि कितना सिंपल है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट है संयोजन अभिक्रिया। क्या है? संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया का दूसरा नाम जो है संश्लेषण अभिक्रिया दे देता है। कहीं कहीं ऑब्जेक्टिव बुक में देखिएगा, चाहे कहीं किताब में भी देखिएगा तो दिया रहता है संयोजन अभिक्रिया या संश्लेषण अभिक्रिया क्या होती है। संयोजन या संश्लेषण, ठीक है। देखिए संयोजन या संयोजन कहने से आपको कुछ पता चल रहा है? संयोजन कहने से पता चल रहा है कुछ संयोग, क्या हो रहा है यहाँ पे? संयोग, ठीक है। तो संयोजन अभिक्रिया जो है वैसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, जिसका गुण क्या होगा? भिन्न भिन्न होगा, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पे दो या दो से अधिक पदार्थ, तो क्या हम करेंगे यहाँ पे लिखते हैं हम Fe प्लस, यह हमारा पहला हुआ, और ये देखिए CuSO4 इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे तो ये भी हो सकता है CuSO4, और यहाँ पे आप चाहिए तो इसको चेंज कर दीजिए H2S कर दीजिए, क्योंकि या फिर दूसरा अभिक्रिया हो जाएगा। एक्चुअली वो जो है यहाँ पे एकल विस्थापन, ठीक है, उसको थोड़ा आगे डील करेंगे। देखिए H2S प्लस CuSO4, इसको जो है हम लिखेंगे क्या होगा? H2 एंड SO4, यानी H2SO4 होगा H2SO4 प्लस CuS। मुझको पता है इस एग्जाम्पल से अब नहीं समझ पाएंगे। देखिए दूसरा एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल, C प्लस O2, यह होगा ना O2। ये जो दो पदार्थ है, दो पदार्थ, ये कितने पदार्थ है? दो पदार्थ है, तो 1 प्लस 1, ठीक है। तो यह मिलकर होगा ना, ये हमारा क्या बना? CO2। यही अभिक्रिया जो होता है वह क्या होता है? संयोजन अभिक्रिया। जिस अभिक्रिया में लग जाए दू गो तीन गो मिल के आ एगो बड़का चक्की बंडल बनल बा, क्या बना है? एक बड़का चक्की बंडल बना है, तो उसे हम क्या समझेंगे? संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे एक और जुड़ जाता है, यहाँ पे मान लीजिए 2 जुड़ जाता है, यहाँ पे भी 2 जुड़ जाता है, तो हमारा क्या हो जाता है? यह हो जाता है हमारा 2 का 2 रहेगा, मगर यहाँ पे भी 2 जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा ऐसे जितना भी हो, यानी आगे कितना, यानी अभिकारकों की संख्या कितनी भी बढ़ती जाए, मगर जब जब प्रतिफल की संख्या जब एक हो जाए ना, तो उसको समझना चाहिए संयोजन अभिक्रिया। क्या समझना चाहिए? संयोजन अभिक्रिया। अब हमारा नेक्स्ट है वियोजन अभिक्रिया। क्या है? वियोजन अभिक्रिया। देखिए यहाँ पे है वियोजन अभिक्रिया, वियोजन, जिसका दूसरा नाम है अपघटन। क्या है? अपघटन। तो ज़्यादातर जो है ना ऑब्जेक्टिव बुक में अपघटन शब्द का यूज करता है, ठीक है, क्योंकि अपघटन शब्द का यूज जो है बायोलॉजी में भी होता है। देखिए वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया क्या होता है? तो वियोजन अभिक्रिया की परिभाषा पहले जान लीजिए, फिर आप एग्जाम्पल। तो वियोजन अभिक्रिया वह होता है जो जब किसी बड़े अणु के टूटने से एक या एक से अधिक छोटे अणुओं का निर्माण होता है। क्या होता है? एक से भी अधिक छोटे अणु का निर्माण होगा, परंतु उसका जो गुण है, गुण उसके जो पहले वाला बड़का यौगिक था ना, तो उसके गुण से अलग होगा। क्या होगा? अलग होगा। देखिए एग्जाम्पल, नहीं समझ में आया तो एग्जाम्पल देख लीजिए। यह हमारा बड़का यौगिक हुआ, क्या हुआ? एकदम बढ़न यौगिक CaCO3। देखिए एकदम बढ़न यौगिक है ना, 1 2 3 4 गो वर्ड है। देखिए CaCO3, इसको तोड़ दिया जाता है तो CaO प्लस CO2 हुआ ना। देखिए हमारे ये कैल्शियम कार्बोनेट है। क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है, चूँकि अंडा का खोल जो है कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, ठीक है। और देखिए हमारा CaO मिला और CO2, ये कार्बन डाइऑक्साइड है। तो चूँकि हमारा एक बढ़न यौगिक था, क्या था? एक बड़ा यौगिक था, ठीक है, यौगिक है जो टूट कर छोटे छोटे में विभक्त हो गए। यही होता है हमारा वियोजन अभिक्रिया। अब हमारा और 3 टॉपिक बचा है, एकल विस्थापन और उभय विस्थापन। तो हम पहले एकल विस्थापन देखेंगे।
एकल विस्थापन, एकल विस्थापन अभिक्रिया, जिसका दूसरा नाम जो है ना कहीं की ऑब्जेक्टिव बुक में चाहे सब्जेक्टिव बुक में दे देता है प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। क्या? तो प्रतिस्थापन, देखिए बहुत से स्टूडेंट जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। ये इसका यही नाम है, यानी इसका ही यह रूप है। किसका रूप है? तो एकल विस्थापन अभिक्रिया का ही रूप है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो इसका जो डिफिनेशन है यानी परिभाषा, वैसा यह एक ऐसा अभिक्रिया है जिसमें परमाणु या परमाणुओं के समूह को किसी दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है। यानी मान लीजिए हमारा 2 कलम है, मान लीजिए हमारा 3 मार्कर है। क्या है? 3 मार्कर है, और ये मजबूत हो गया, और ये दोनों मान लीजिए दोनों साथ में मिला हुआ है, और ये हमारा अलग से यानी जहाँ पे जुड़ा है, और ये जो बहुत मजबूत है, और बोलेगा इसमें से जब बोलेगा कि नहीं इसमें सब जल्दी वो कौन हटो, हमको यहाँ पे आना है, ठीक है। तो जो है यहाँ से जो कमजोर रहेगा उसको हटा के इसको बाहर कर देगा और अपने सट जाएगा। तो मान लीजिए कमजोर है तो ये बाहर आ गया और ये सट गया। यही जो अभिक्रिया होता है वह एकल विस्थापन अभिक्रिया होता है। एग्जाम्पल देखिए, Fe+Cu SO4, तीर चिन्ह यानी एरो, हमारा क्या मिला? FeSO4 + Cu। देखिए Cu हमारे क्या था यहाँ पे? कमजोर पड़ गया, किसको क्या किया? बाहर कर दिया, ठीक है। यह Fe जो है, Fe यानी लोहा है, और CuSO4 कॉपर सल्फेट है। यहाँ पे हमारा जो है FeSO4 बना वो फेरस सल्फेट बन गया। क्या बन गया? फेरस सल्फेट, और कॉपर बाहर आ गया, यानी वो कमजोर था तो बाहर आ गया, ठीक है। समझ में आया होगा। जहाँ तक उम्मीद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो बचा है, अभी जाइए मत, रुकिए। देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है? उभय विस्थापन अभिक्रिया। उभय विस्थापन उभय विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है? तो उभय विस्थापन अभिक्रिया जब 2 यौगिक, कौन सी यौगिक? जब 2 यौगिक 2 से अधिक यौगिक अपने आयनों का विनिमय का मतलब होता है आदान प्रदान करके एक यौगिक का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? एक यौगिक का निर्माण करते हैं, एक से अधिक यौगिक का निर्माण करते हैं, तो उसे हम उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। मान लीजिए हमारा क्या है, ये जो है इसके पास मान लीजिए एग्जाम्पल स्वरूप देख लीजिए, ये 2 मार्कर यानी मान लीजिए 2 यौगिक है, और ये अपने आयनों का आदान प्रदान करके, क्या करके? इसका आयन मान लीजिए 2 खोपड़ी होगा ना, ये 2 खोपड़ी जो दिख रहे हैं, तो ये अपने आयनों का आदान, ये मार्कर नहीं चेंज होगा, मान लीजिए इसमें से आयनों का आदान प्रदान करके और इसको जो है अपना अभिक्रिया बना ले। देखिए इसको आप बंद कर दीजिएगा इससे भी, और इसको आप चाहिए तो इससे भी आप बंद कर दीजिएगा, तो ये हमारा हुआ ना। तो इसी प्रकार जो होता है वह हमारा क्या होता है? उभय विस्थापन अभिक्रिया होता है। कौन सी अभिक्रिया होती है? तो उभय विस्थापन जो अपनी आयनों का आदान प्रदान करता है, खुद को नहीं परिवर्तन करता है और आयनों का आदान प्रदान करके यौगिक का निर्माण करता है। देखिए एग्जाम्पल देखिए, एकदम समझ में आएगा। H2S + CuSO4 एरो, ठीक है। तो अब इसको देखिए, अपने क्या किया है, इसने अपने आयनों का आदान प्रदान किया। तो देखिए हमारा क्या होगा, H2 जो है SO4 के साथ मिलेगा। क्या मिलेगा? या H2 जो है SO4 के साथ मिलेगा। बड़ियारे के पास न जाई, तहरा भी जाई ठीक है। देखिए H2SO4+, यह जो हमारा क्या मिला है, अब हमारा जो बच गया CuS, क्या बचा है हमारा? CuS। देखिए यहाँ पे Cu कमजोर था तो वहाँ पे भी इसको अकेला छोड़ दिया, और यहाँ पे भी Cu जो कमजोर पड़ा तो इसको भी अकेला कर दिया, ठीक है। तो यही था हमारा विस्थापन अभिक्रिया। तो हम देखते हैं अगला हमारा क्या है? उदासीनीकरण अभिक्रिया। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न यानी टॉपिक, उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो उदासीनीकरण जो है, देखिए उदासीनीकरण अभिक्रिया, तो उदासीनीकरण जो है ना ज़्यादा कुछ नहीं है। देखिए एकदम समझ जाइएगा तो एकदम सिंपल, और नहीं समझिएगा तो वेरी हार्ड है। यहाँ पे आप कुछ कोशिश कीजिए, मेरा भी कोशिश है कि समझा पाऊँ, ठीक है। तो देखिए उदासीनीकरण का अभिक्रिया जो है वह क्या होता है? तो जब अम्ल और भस्म में, क्या है भाई? तो अम्ल और भस्म, अम्ल कहने से क्या मतलब? जो खट्टा रहेगा अम्ल, और जो कड़वा रहेगा वह भस्म। अम्ल और भस्म मिलकर जल तथा लवण का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? तो जल एवं लवण का। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो देखिए हम क्या लिखते हैं,
अम्ल एवं भस्म। तो HCl जो है हमारा क्या है, अम्ल है, ठीक है।